नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं कमलेश नांदोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। हमने पिछली क्लासों में राजस्थान की हवेलियाँ पढ़ ली, राजस्थान की छतरियाँ पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। ये बावड़ियाँ होती क्या हैं, पहले तो ये देखो। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, प्रमुख बावड़ियाँ। अब दोस्तों, ये बावड़ियाँ होती क्या हैं, तो वो देखो। जो कुएं मानो या कुछ ऐसी भूमि में धसी हुई ऐसी इमारतें जिनमें अंदर तक, जहाँ मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए ये बावड़ियाँ बनाई जाती थी। पानी के स्रोत थे एक, जिन्हें कुएं भी अपन कह सकते हैं। और उन बावड़ियों में, उन कुओं में अंदर अंत तक जाने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती थी। उन्हें ही कहते हैं बावड़िया। यानी जिन कुओं को, अपन साधारण भाषा में बात करें तो जिन कुओं को या जिन कुओं में अंदर तक, नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनवाई गई हो, उन्हें ही क्या कहते हैं, बावड़ियां। तो देखो, अब बात करें कि ये बावड़ियां बनाने की कला भारत में आई कहां से। भारतवासी शुरुआत से तो इन कलाओं से वाकिफ थे नहीं कि भाई शुरू से ही भारत में बावड़ियों का प्रचलन था। तो देखो, जब से ये विदेशी आने लगे, भारत में कई प्रकार की कलाएं प्रचलित हो गई। और बावड़ियों की बात करें हम, तो सबसे पहले बात करें कि बावड़ियां, ये कला भारत में आई कहां से। भारत में ये कला जो है वो सितियन जो जाति थी, सितियन जाति थी, उनके पास से, सितियन भारत में जो ये कला थी वो सितियन जाति के लोगों से प्रारंभ हुई। यानी सितियनों ने प्रारंभ किया। अब बात करते हैं कि इस कला को किसने प्रारंभ किया, सितियनों ने। अब देखो, उसके बाद बात करें तो बावड़ियां सर्वाधिक है कहाँ। सर्वाधिक बावड़ियां राजस्थान में कहाँ हैं। हम तो भारत की न करके राजस्थान की पढ़ रहे हैं, तो सर्वाधिक बावड़ियां राजस्थान में कहाँ हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ है दोस्तों, बूंदी में। कहाँ, बूंदी में। बूंदी में, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ हैं, बूंदी में। इसीलिए बूंदी को, बात करें बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को। किसे कहा जाता है, बूंदी को। अब बात करते हैं हम एक तीसरे फैक्ट की बात करते हैं कि राजस्थान में जो बावड़ियां वैसे तो राजस्थान में हजारों बावड़ियां हैं, लेकिन राजस्थान में जो बावड़ियां बनाई जाती हैं वहाँ पूरे भारत की बात करें, राजस्थान की न करके पूरे भारत की भी बात करें हम, तो राजस्थान के एक गांव है जालोर का। कहाँ का, जालोर का। या सीधी भाषा में बात करें तो बावड़ियां बनाने के सर्वाधिक जो बेहतरीन कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, वो कहाँ के हैं, वो राजस्थान के जालोर के, यानी भीनमाल जालोर के हैं। राजस्थान में जो बावड़ियां बनाने के जो सर्वाधिक कलाकार हैं, फेमस कलाकार हैं,
में बावड़ियां बनाने के प्रसिद्ध कलाकार कहाँ के हैं? भीनमाल भीनमाल। और ये भीलमाल कहाँ है दोस्तों? जालौर में। कहाँ है? जालौर में। अब बात करते हैं कि इन जो बावड़ियां बनाने वाले जो कलाकार हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी इनके जो कारीगर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखो, इनके जो कारीगर हैं उनको कहा जाता है कागा बावड़िया। बनाने वाले दिखाई दे रहा है? जो बनाने वाले हैं वो कहलाते हैं, जो कारीगर हैं वो कहलाते हैं कागा बावड़िया। यानी जो बावड़ियां बनाने वाले हैं वो कहलाते हैं कागा बावड़िया। अब इसके अलावा और बात करें तो जो इनके वास्तुकार हैं, जो इनकी डिजाइन तैयार करते हैं, यानी इंजीनियर जो इनके बावड़ियों के हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, इनके वास्तुकार यानी जो इनको डिजाइन तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं? वास्तुकार। उनको कहा जाता है कागरिया। उनको कहा जाता है कागरिया। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की बावड़ियों की, और राजस्थान में बावड़ियों के प्रमुख जो चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ रहे हैं वो देखो। तो बात करें भारत में ये कला कहाँ से आई, तो हम जानते हैं कि जो सितियन जाति आई थी उनसे राजस्थान में या भारत में ये कला आई थी। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ हैं? आप सबको पता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। ये कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे हर जिले की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको पढ़नी होगी। जैसे हमको बात करें कि 100 द्वीपों का समूह किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। हमने जब हवेलियां पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर को। वैसे ही संतरा नगरी किसे कहते हैं? झालरापाटन या झालावाड़ को। ऐसे ही बात करें वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। तो लगभग सभी जिलों के कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, वो हमें याद करनी होगी। तो हम पढ़ रहे थे बावड़ियां, तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। अब बात करें तो राजस्थान में बावड़ियां बनाने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, राजस्थान में क्या पूरे भारत की जो बात करें तो सबसे प्रसिद्ध कलाकार कहाँ के? भीलमाल के। और भीलमाल कहाँ है? अपने जालौर में। बावड़ियां बनाने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? कागा बावड़िया। क्या कहते हैं? कागा बावड़िया। और उनके वास्तुकार यानी इंजीनियर, बावड़ियों के जो इंजीनियर है उन्हें कहते हैं कागरिया। तो देखो दोस्तों, चले आगे पढ़ते हैं। अब बात करें तो जो बावड़ियां बनाई गई उसमें बात करें तो सबसे पहले एक कालिदास का एक ग्रंथ भी है, उसमें भी इन बावड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो 29 दिसंबर 2017 की बात करें तो हमारे प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने पूरे भारत की 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया है दोस्तों।
कितनी बावड़ियों पर? 16 बावड़ियों पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखो, उन 16 बावड़ियों में 6 बावड़ियां राजस्थान की हैं। कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि राजस्थान की कला को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी बढ़िया कलाकृति हमें धरोहर में देके गए हैं कि आज पूरे भारत में उनका डंका बज रहा है। तो देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हैं उन्होंने 29 दिसंबर 2017 को कितनी बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया? पूरे भारत की बात करें तो 16 पर, और राजस्थान की बात करें तो 6 पर। तो हम बात करते हैं कि 29 दिसंबर 2017, 29 दिसंबर 2017 राजस्थान की कितनी जो बावड़ियां हैं उन पर डाक टिकट जारी हुआ है? 6 पर। राजस्थान की 6 पर डाक टिकट जारी हुआ है। कितनी बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? 6 बावड़ियों पर। अब देखें उनको क्रम से हम देखते हैं। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बावड़ी है दोस्तों आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी, पहली बात करें आभानेरी की चांद आभानेरी की चांद बावड़ी पहले नंबर की बावड़ी है जिस पर क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। दूसरी बात करें दूसरी बावड़ी बात करें तो रानी जी की बावड़ी। अब देखो दोस्तों, ये आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में। कहाँ है? दौसा में। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो ये कहाँ है? बूंदी में। तीसरी बावड़ी बात करें तो बूंदी में ही एक बावड़ी और है, बूंदी में ही एक बावड़ी और है, नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड। और ये कुंड, ये भी एक बावड़ी है जो कहाँ है? बूंदी में। बूंदी में। बूंदी में। तीसरी बात, चौथी बात करें हम तो अलवर की नीमराणा बावड़ी का नाम हमने सुना है। अलवर नीमराणा बावड़ी। नीमराणा बावड़ी, और ये नीमराणा बावड़ी कहाँ है? अलवर में। दोस्तों ये वही बावड़ी है, आगे जाकर पढ़ेंगे हम, जिसमें पूरी की पूरी एक सेना की टुकड़ी समा सकती है। यानी राजस्थान की एक ऐसी बावड़ी है जिसमें एक सेना की टुकड़ी समा सकती है। आगे देखो 5वें नंबर पर बात करें तो जोधपुर की तुर बावड़ी। जोधपुर की
और जोधपुर की ये जो तुर बावड़ी है वो कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में। आगे 6 नंबर पर बात करें हम, तो जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जिला है वो है अपना जयपुर, और जयपुर में एक बावड़ी है पन्ना मियां की। पन्ना मियां की बावड़ी। और ये पन्ना मियां की बावड़ी कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान की वे बावड़ियां जिन पर क्या जारी हुआ है? डाक टिकट। कब जारी हुआ है? 29 दिसंबर 2017। किसने की? ये जो डाक टिकट जारी किया वो किसने किया? भारत के जो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने जारी किया था। पूरे भारत में 16 जो बावड़ियां हैं उन पर डाक टिकट जारी किया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान की कितनी पर है? 6 पर। 6 का नाम आपके सामने है। आबानेरी की चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। उसके बाद बात करें नागर सागर कुंड, ये भी एक बावड़ी है, कहाँ है? बूंदी में। नीमराणा की बावड़ी अलवर में। जोधपुर की तुर जी की बावड़ी वो भी कहाँ है? अलवर में। पन्ना मियां की बावड़ी जयपुर में। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे राजस्थान की बावड़ियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम बात कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें कि एक चीज और देखें कि सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे कलात्मक, अब बावड़ियां क्यों बनाई? क्या था बावड़ियों का मेन उद्देश्य? कला। बावड़ियों की क्या प्रसिद्ध थी? कला। बावड़ियों की क्या प्रसिद्ध थी? कला। तो हम बात करें सबसे कलात्मक, सबसे कलात्मक जो बावड़ियां बनाई जाती थी वो कौन से जिले की हैं, या सबसे कलात्मक जो बावड़ियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? सबसे कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों हमने जब छतरियां पढ़ी उसमें भी देखा, और उसके बाद हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक पढ़ा हवेलियां, उसमें एक चीज देखी कि सबसे, या फिर बात करें चित्रकला की बात करते हैं, तो सबसे कलात्मक चित्रकला, सबसे बेहतरीन चित्रकला कहाँ की थी? सबसे बेहतरीन जो कला हवेलियों में हमने पढ़ी वो कहाँ की थी? वही कला बावड़ियों में प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब यह है कि बात कर रहे हैं हम शेखावाटी की। कहाँ की? शेखावाटी की। शेखावाटी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शेखावाटी की। यानी शेखावाटी की जो बावड़ियां हैं वो कलात्मक हैं। जब हमने पढ़ा था, हवेलियां पढ़ी थी, हम हवेलियों में हमने पढ़ा था कि शेखावाटी की हवेलियां कलात्मक हैं, क्योंकि यहाँ एक पद्धति चलती है, फेस को बांधो और फेस को सूखो। उसके कारण यहाँ की जो हर चीज बड़ी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो सबसे कलात्मक बावड़ियां कहाँ की है? शेखावाटी की। अब देखो, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कुछ प्रमुख राजस्थान की कुछ प्रमुख बावड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं आभानेरी।
आभानेरी की चांद बावड़ी आभानेरी की चांद बावड़ी दोस्तों कहां है? दौसा में। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि ये बावड़ी है कहां, तो बात करें दौसा में। उसके बाद इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो इस बावड़ी की बात करें तो ये कौन सी कला से सुशोभित है, यानी कह सकते हैं कि हम ये कौन सी कला से बनी हुई तो है। तो ये बात करें गुर्जर प्रतिहार, ये जो कला ये बावड़ी है उसमें कौन सी कला काम में ली गई है या ये कौन सी शैली की है? गुर्जर प्रतिहार। कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है ये? गुर्जर प्रतिहार कालीन में। अब बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है इसका जो निर्माण है वो उस समय के राजा, वहां के राजा चांद ने करवाया था। वहां के राजा चांद ने करवाया था। इसीलिए इस बावड़ी का नाम भी क्या है? चांद बावड़ी। क्या नाम है? चांद बावड़ी। अब बात करें कि इसके किनारों पर, या देखो दोस्तों इसके किनारों पर काफी सारे मंदिर हैं, इसीलिए इसे मंदिरों की बावड़ी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो एक है जिसके कारण इसको नाम भी लिया जाता है हर्षद माता की बावड़ी, यानी हर्षद माता का मंदिर इस बावड़ी के किनारे पर है। कौन सा मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का जो मंदिर है वो कौन सी बावड़ी के तट पर है? तो हम कह सकते हैं कि आभानेरी की चांद बावड़ी के तट पर है। अब बात करें विश्व में बात करें तो दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। अब ना हम राजस्थान की बात कर रहे हैं ना भारत की बात करें, विश्व की भी बात करें तो ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। इतनी महत्वपूर्ण है राजस्थान की। इस बावड़ी की बात करें तो इसे एक जादुई बावड़ी भी कह सकते हैं। जादुई बावड़ी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी भूल भुलैया हैं, एक बार व्यक्ति इसमें चला गया तो दोबारा निकलने का नाम नहीं, यानी वो भूल जाता है कि हम कौन से रास्ते से आए थे। यानी कहते हैं कि इस बावड़ी में जाते समय अपने निशान अगर आप छोड़ोगे, अपने निशान अगर आप छोड़ोगे तभी, या कोई निशान करते जाओ तभी आप उस रास्ते से वापस लौट सकते हो, वरना उस बावड़ी की भूल भुलैया में ही क्या हो जाओगे? खो जाओगे। तो इसे भूल भुलैया बावड़ी या तिलस्मी बावड़ी, तिलस्मी बावड़ी यानी कहते हैं कि इस बावड़ी में तो भूत रहते हैं और वो भूत ही जो है रास्ता भटका देते हैं, इसीलिए इसे तिलस्मी बावड़ी या तिलिस्मी।
इसे भूलभुलैया बावड़ी या तिलिस्मी बावड़ी भी कहते हैं। आगे देखें इस बावड़ी के बारे में। इस बावड़ी की बात करें या इसमें इसके मंजिलों की बात करें, क्योंकि ये सबसे गहरी बावड़ी है, तो ये 13 मंजिला है दोस्तों। कितने मंजिला है? कितने मंजिला बावड़ी है ये? 13 मंजिला। आगे पढ़ें तो इस बावड़ी का जो आकार है इसे तारेनुमा बावड़ी भी कहा जाता है। इसे तारेनुमा बावड़ी भी कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये थी हमारी आभानेरी की चांद बावड़ी। हमने पढ़ी है आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में। कौन सी शैली में बनी है? गुजर प्रतिहारकालीन शैली में ये निर्मित है। उसके बाद इसका निर्माण चांद ने करवाया। हर्षद माता का मंदिर इसके किनारे है। विश्व की यह सबसे गहरी बावड़ी है। इसे भूलभुलैया या तिलिस्मी बावड़ी भी कहा जाता है। कितने मंजिला है? 13 मंजिला। इसे तारेनुमा या बावड़ी या कहा जाता है। यानी इसमें देखो, अपन देखते हैं ये देख सकते हो दोस्तों, आप कह सकते हो कि इसमें जो तारे हैं वो दिखाई देते हैं। तारे क्या दिखाई देते हैं? जो इनकी सीढ़ियां हैं, जो इनकी सीढ़ियां हैं, ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो सीढ़ियां हैं वो ऐसे तारे के समान चमकती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए दोस्तों, ये जो सीढ़ियां हैं दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, देखिए ये तारे के समान चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए आप इसे कह सकते हैं तारेनुमा आकृति वाली या तारे के समान चमकने वाली बावड़ी। अब इसकी जो कलाकृति है वो देख सकते हैं आप। ये 13 मंजिला है और इसके अंत तक, इसके अंत में क्या भरा हुआ है? जल। यानी बावड़ियां होती ही पानी की है और उनमें कलाकृति भर दी जाती है तो वो कलात्मक बावड़ियां हो जाती हैं। तो आप इस बावड़ी को देख सकते हैं, आराम से देखिए। ये राजस्थान की सबसे कलात्मक, सबसे बढ़िया बावड़ी है। ये देखिए दोस्तों, कितनी भयानक बावड़ी है, कितनी कलात्मक, कितनी सुंदर बावड़ी है। देखा जा सकता है, इस बावड़ी को हम देख सकते हैं कि इसकी जो सीढ़ियां हैं वो देखने से ही हमें ऐसी लगती हैं जैसे भूल भुलैया हो, जैसे भूल भुलैया हो। और इसमें अगर चला जाए व्यक्ति तो स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें गुम जाए या खो जाए। देखिए कितनी कलात्मक है। ऐसी बावड़ियां राजस्थान में ही देखने को मिल सकती हैं दोस्तों, और कहीं नहीं मिल सकती। तो देखिए आगे,
एक बावड़ी और पढ़ते हैं दोस्तों। जो राजस्थान की वो भी सबसे महत्वपूर्ण बावड़ियों में गिनी जाती है। हम पढ़ते हैं रानी जी की बावड़ी। हम पढ़ते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है कहाँ? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी पीछे कि राजस्थान की 6 बावड़ियों को पर डाक टिकट जारी हुआ, ये दोनों ही उसमें सम्मिलित हैं। हमने आबादी की चांद बावड़ी पढ़ी, वो भी उसमें है, और जो रानी जी की बावड़ी पढ़ रहे हैं हम, वो भी डाक टिकट में सम्मिलित हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रानी जी की बावड़ी की। तो देखो, रानी जी की बावड़ी की हम बात करें तो इसका जो निर्माण था वो अनिरुद्ध की रानी निर्माण, हम बात करें इसके निर्माण की। निर्माण की बात करें तो जो अनिरुद्ध था, यहाँ का शासक था, हाड़ा शासक था, उनकी रानी लाड कंवर जो थी, या उसे ही नाथावती भी कहते थे, उसने करवाया था। यानी अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर ने करवाया था। यानी अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। इसी लाड कंवर को कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों? अभी मैंने आपको आंसर बताया है, नाथावती। क्या कहते थे? नाथावती। इसी लाड कंवर का दूसरा नाम क्या था? नाथावती। तो इसे ने जो बावड़ी का निर्माण करवाया उसे क्या कहते हैं? रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। अब बात करें, इसके अलावा बात करते हैं तो देखो, इस बावड़ियों में, ये जो बावड़ी है सभी बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, इसलिए इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। जैसे हम जब किले दुर्ग पढ़ते हैं तो किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि वो सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, इसीलिए इसे बावड़ियों का क्या कहते हैं? सिरमौर। इसे का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। ये लो, सिरमौर। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। यानी ये कह सकते हैं कि ये बावड़ियों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ। बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी बावड़ियों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ। यानी कह सकते हैं, यानी कलात्मक या कल्पित बात करें, कल्पित बात करें, कल्पित बात करें तो स्थापत्य कला का जो है कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सर्वश्रेष्ठ कल्पित बात करते हैं, यानी कल्पित की बात करें हम तो स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अब गुरु जी कल्पित क्या होती है? कल्पित का मतलब देखो दोस्तों, जैसे हम कई बार क्या होता है, जैसे मकान बना रहे हैं और मकान बनाते समय हम ये सोचते, मकान जब हमारा बन करके कंप्लीट हो गया तब ये सोचते हैं कि यार इसमें ये जो दरवाज़ा है वो इस साइड ना होकर के उस साइड होता तो ज़्यादा बेहतर होता।
या बात करें ये जो इसके जो जंगले हैं या और कुछ कई प्रकार की हम कमियां निकालते रहते हैं और फिर ये कहते हैं यार ये इस जगह न हो करके ऐसा होता, ऐसा ये ऐसा न हो करके ऐसा होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो ये कल्पित की बात करें तो कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, यानी इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बात करें कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रही आगे बात करने की, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बावड़ी को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये ऐसी ना हो करके ऐसी होती तो ज्यादा बेहतर होती, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हर व्यक्ति जो भी इसको देखता है वो यही कहता है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बनाई है, हर जगह सुव्यवस्थित जहां होनी चाहिए वहीं है। इसका मतलब कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना किसे कहा गया है? रानी जी की बावड़ी को। और आगे बात करें तो इसे गीतों वाली बावड़ी भी कहा जाता है। गीतों वाली बावड़ी, गीतों वाली बावड़ी, यानी गीतों वाली बावड़ी से इसलिए कहा जाता है कि जो गांव की महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, वो इसकी पाल पर यानी इस बावड़ी के जो बैठने की व्यवस्थाएं, जहां बैठने की जगह थी वहां बैठकर गीत गाया करती थी। यानी ऐसी बावड़ी को देखकर मन जो है हर्ष से उल्लाहित हो जाता था और मुख भाव से अपने आप ही गीतों का विवरण हो जाता था। यानी कह सकते हैं कि महिलाएं या लड़कियां इस बावड़ी पर बैठ करके गीत गाया करती थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गीतों वाली बावड़ी। और बात करें तो इसे ही कहते हैं बुआ और भतीजे की बावड़ी। बुआ और भतीजे की बावड़ी और भतीजे की बावड़ी। बुआ और भतीजे की बावड़ी भी किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। देखें मैं आपको दिखा देता हूं रानी जी की बावड़ी। दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये अपनी रानी जी की बावड़ी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये। अब इसको देख सकते हो आप, कितने बेहतरीन कलाकारी इसमें है। तो ये है दोस्तों अपनी राजस्थान की रानी जी की बावड़ी। निर्माण करवाया था, ये रानी जी की बावड़ी है कहाँ? बूंदी में निर्माण करवाया था इसका। अनिरुद्ध की रानी जो लाड कंवर थी या नाथावती, उसने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखें तो बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना, कोई गुंजाइश ही नहीं है। गीतों वाली बावड़ी भी किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी। बुआ भतीजे की बावड़ी किसे कहते हैं? बुआ भतीजे की बावड़ी किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियां। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।